एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल PCM टिप्स 227। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 12 और ये आपका क्लास 12th चैप्टर नंबर 4। ये करंट का नहीं है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से लिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कह रहा है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, धारा प्रवाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी बोल रहा है कि जब कोई सर्कुलर टाइप का कोई कुंडली है तो उसमें अगर हम करंट आई दे रहे हैं, क्या करंट आई हम उसमें बहा रहे हैं, आई करंट, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है सर्कुलर रूप में, वो सर्कुलर के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि इस टाइप से बना, देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, इस टाइप से रहता है, ये परपेंडिकुलर रहता है और ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो यही बोल रहा है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए जो समतल सतह के कुंडली के समतल सतह के लंबवत होता है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कुंडली के सतह के लंबवत होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड बोला, दो समांतर तारों के विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है। तो जब दो समांतर तार, यहाँ पर बोल रहा है कि दो आपके पास, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं जस्ट 2 मिनट। यहाँ पर आपको दो समांतर तार है, एक का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और दूसरा एक और इसके समांतर में एक और तार है जिसका करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो बोल रहा है कि दो समांतर तारों के विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है। तो विपरीत होती है तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चार्ज में क्या पढ़े थे, उसी के कंसेप्ट से थोड़ा रिलेटेड है। चार्ज में पढ़े थे जब अपोजिट दो चार्ज था, जो सेम चार्ज था, तो वो एक दूसरे को क्या करता था, रिपेल करता था। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बट इसमें क्या होता है, देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है। ये चार्ज का उल्टा होता है। जैसे चार्ज में अगर डिफरेंट चार्ज रहता तो क्या होता है, एक दूसरे के अट्रैक्ट करता था। बट इसमें अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो ये एक दूसरे के रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर ये करंट में सेम डायरेक्शन रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, यानी कि आकर्षित करेगा ये दोनों। तो यहाँ पर देखिए चार्ज के बिल्कुल विपरीत होता है। चार्ज में हम लोग पढ़े, एक ने पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रहता था, तो दोनों को पास लाते थे तो दोनों एक दूसरे को क्या करता था, आकर्षित करता था। लेकिन अगर चार्ज, देखिए चार्ज है ये करंट अगर इस डायरेक्शन बढ़ रहा है पहला तार में और दूसरे तार में समांतर और दूसरे तार में नीचे के डायरेक्शन में, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो ये इसका जो क्या होगा नेचर, वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आप लोग ध्यान से इसे रट लीजिए और पढ़ लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए कि जब चार्ज का ये क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि चुंबकशीलता की बीमा होगा। देखिए चुंबकशीलता को हम लोग क्या से दिखाते थे, म्यू नोट से। तो यहाँ पे आपको म्यू नोट का बीमा पूछ रहा था, तो म्यू नोट का बीमा हो गया ml 2t -i-2, सॉरी ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ड्यू टू इन्फाइनाइट, किसी धारा के अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो दो अल्पांश दूरी पर आर की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि किसी धारा के अल्पांश लंबाई के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है कि जैसे कि ये तार है, आप लोग पढ़े हैं कि ऐसे करके एक तार होता था, तो इसका मतलब कि आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता था, क्या होता था, वो होता था म्यू नोट 4 पाई DL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, क्या होता था, तो आर स्क्वायर। तो ये देखिए ये क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड B = होता था म्यू नोट 4 पाई DL, ये है DL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर B है से किसके परपोजनल है, तो B है से म्यू नोट के डायरेक्टली परपोजनल है, DL के डायरेक्टली परपोजनल, साइन थीटा के डायरेक्टली परपोजनल है, यानी समानुपाती है। और ये जो है R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। R बटा में क्या है, नीचे है, तो R के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए जो नीचे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और जो ऊपर रहता है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, अभी पढ़े थे B = इसका फार्मूला होता है म्यू नोट 4 पाई DL साइन थीटा, सॉरी इस पर लिखा नहीं रही ठीक से,
r²। तो हम लोग क्या पढ़े थे, जो ऊपर है आपके ये डायरेक्टली पर समानुपाती होता है, समानुपाती यानी b का समानुपाती हो गया आपका dl, इसी प्रकार से हो जाएगा sin थीटा, तो ये होगा समानुपाती। बट जो ये नीचे है 1/, करके ये हो जाएगा आपका r², जो हो गया होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो गया, r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि स्थिर आरोपित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, यानी बोल रहा है कि एक चार्ज है, क्या है, ड्यू टू जनरेट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नियर द स्टैटिक्स एट रेस्ट चार्ज। मतलब कि आपको रेस्ट में एक चार्ज है, क्या है, चार्ज क्यू ले लीजिए, क्यू चार्ज एक रेस्ट में है यानी स्थिर है, तो स्थिर चार्ज है और उसको हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक एक प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं, तो यहाँ देख लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, मतलब समझ लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए इसको, चार्ज को, ये चार्ज को। तो ये चार्ज को हम लोग क्या पढ़े थे कि जब चार्ज स्थिर रहता है, रेस्ट में रहता है, तो वो केवल और केवल क्या उत्पन्न करता था, विद्युतीय क्षेत्र। क्या करता था, विद्युतीय क्षेत्र। तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जब हम चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके जो ऊपर से वो मैग्नेटिक उत्पन्न ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये चार्ज रेस्ट पे है। जब यही चार्ज आपको बोलता है कि यही चार्ज आपको बोलता है कि मोशन में है, तो ये मोशन में तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता, चारों तरफ उत्पन्न हो जाता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर कुछ प्रभाव पड़ता। बट लेकिन यहाँ पे बोला है कि चार्ज रेस्ट पे और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर कोई कुछ भी नहीं होगा, चार्ज स्थिर का स्थिर ही नहीं रहेगा, स्थिर का स्थिर रहेगा। तो जैसे चार्ज रखेंगे वैसे रहेगा, स्थिर आवेश रहेगा, समझे। यही अगर आपको बोलता चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उस पर कुछ प्रभाव पड़ता। देखिए यहाँ पे बोल रहा है चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी जनरेट, यानी बोल रहा है कि एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करते, यानी बोल रहा है कि एक आवेश है आपका, इसका वैल्यू क्या है, क्यू आवेश है, क्यू आवेश को हम लोग मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी v से, तो ये क्या करेगा, तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जब चार्ज है सो मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसके चारों तरफ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। बट यही चार्ज अगर रेस्ट में रहता है तो ये क्या, केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन ये चार्ज क्या बोला है, चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बोला है केवल विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर बोल रहे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर एनी सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस आर, यानी कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस क्या है, आर है, टर्म इन द विच करेंट इज फॉलोइंग, यानी इसके जो टर्म है इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी आप लोग हम पढ़े होंगे कि जो सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आता था वो क्या होता था, तो वो होता था μ0 4 पाई I बाई आर इंटू यहाँ पे होता है 2 पाई, और ये बोले कि कितना कॉइल है, तो कितना कॉइल है, तो कॉइल के नंबर को मेजर करने के लिए यहाँ पर हम लोग बोलते थे n। तो ये होता था फार्मूला किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और ये किसके इक्वल में होता है, b, मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू n 4 पाई μ0 4 पाई 1/r इंटू 2 पाई। तो ये होता था इसका फार्मूला। तो ये किसके b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये है I करेंट का और 1/r का, किसका, 1/r का। तो देखिए 1/r किसका यहाँ पर है, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, करंट का और I 1/r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो बी है मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर होता है उसका डायमेंशन निकालने के लिए बोला है। तो आपको चेक करना आता तो चेक कर लीजिएगा, बट यहाँ पर हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको रट लीजिए, एग्जाम में आएगा तो यही आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए आपको बोल रहा है क्या कि इफ़ इस शंट इज यूजेज एमीटर देन मेजर
मेजर रेंज, यानी बोल रहा है कि जब किसी एमीटर में शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा। तो बोल रहा है कि अगर हम एमीटर है, ये क्या एमीटर है, और इसके पैरेलल में हम जो शंट जोड़ देते हैं, कम शंट किसको कहते हैं, जो कम मान का प्रतिरोध उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं। शंट जोड़ने के बाद ये इसका क्यों जोड़ते हैं, मतलब शंट जोड़ने का ज़रूरत क्या है, तो उसको माप करेंट को मेजर करने की क्षमता को बढ़ाने, उसकी माप सीमा को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी ये घटती है यहाँ पर इंक्रीज करने की, उसकी माप सीमा को बढ़ाने के लिए, किसका एमीटर को माप सीमा को बढ़ाने के लिए। देखिए ये क्या है ना, पीछे समझा देते। देखिए ये क्या है ना कि ये जैसे यहाँ पे ये मेजर कर रहा था पहले खोरा, जैसे इसके पैरेलल में शंट जोड़ देते हैं तो ये स्ट्रांग हो जाता है और ये ज़्यादा मेजर पर उसके माप सीमा बढ़ जाती है। तो ये होता है, इसीलिए हम लोग एमीटर में शंट जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फॉर विच यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस काम के लिए शंट को एमीटर में जोड़ा जाता है। तो किस हम अभी समझाए कि उसकी माप सीमा को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शंट को एमीटर में शंट को जोड़ते थे। तो क्या है कि यहाँ एमीटर के बाहर वोल्टेज, इसकी माप सीमा को बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही। इसकी माप सीमा को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए एमीटर का जोड़ते हैं, एमीटर के समांतर क्रम में शंट।